बचपन से ही मुझे सब जगह से इस तरह से आता था कि टाइनी हो, छोटे हो, बट जहाँ मेरी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, जैसे डॉक्टर होने की आइडेंटिटी, उस पर मैंने बहुत मेहनत करी और वो मेहनत भी अब मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि प्रूव करने के लिए थी कि मैं छोटी नहीं हूँ। आप बास्केटबॉल प्लेयर हो तो आप हाइट का करोगे क्या? डॉक्टर हैं आप, आपको आपके काम में लंबाई से क्या होना है? हाइट तो जितनी है उतनी है। यहाँ सबसे लंबा गाना खड़े हो जाओ। ये नहीं, बहुत लंबे नहीं है। और कौन है? वो रहा बढ़िया लंबा, वो देखो पीछे। अभी तुम्हें हार्ट अटैक पड़ा, वो उधर जाओगे कि क्या बढ़िया कद निकाला, या इनके पास आओगे आप? बताओ, क्या आपकी हाइट की क्या रेलेवेंस है? तुम खूब सोचो कि ये लड़की है, इसका कद क्यों ऐसा है। तुम सोचो ना, मुझे भाई जिंदगी में करने के लिए दूसरे काम है, इसका कोई समाधान नहीं है। बस इसकी नमस्ते आचार्य जी। आज जैसे डिस्कशन हो रहा था तो उसके साथ अवलोकन भी चल रहा था। बहुत सारे अलग अलग डर हैं, जैसे कभी अकेले हो जाने का डर, कभी साइड लाइन हो जाने का डर, कभी एक जो इमेज है जो बनी हुई है उसके खो जाने का डर। पर अभी कुछ रोज़ पहले जब मैं बैठी थी गीता कम्युनिटी स्टूडेंट्स के साथ ही, तो उस दौरान भी समझ आ रहा था, और आज भी अगर अच्छे से देखूं तो गहराई में देखूं तो एक ही डर है, और वो डर पास से ही आ रहा है। जैसे बचपन से ही मुझे एक टाइनी ये टैग दिए जा कहलाने का, या कोई सोचे इस चीज़ का बहुत डर रहता था। जैसे जैसे बड़ी हुई 9, 10, 8 तक तो समझ ही नहीं आता था कि ये चीज़ क्या है, तो अपना मस्त रहती थी। पर धीरे धीरे कभी पेरेंट्स, कभी सिबलिंग, कभी रिलेटिव, कभी स्कूल, सब जगह से इस तरह से आता था कि टाइनी हो, छोटे हो। तो धीरे धीरे वो चीज़ अब मुझे आज भी कहीं ना कहीं मैंने ही खुद को छोटा मान रखा है। मेरे जो भी पैटर्न्स आ रहे हैं वो सारे उसी गहरे डर से आ रहे हैं। कभी डिफेंसिव हो जाना, कभी अटैक मोड में आ जाना, पजेसिव होना, या फिर इवन जिम भी जाती हूँ तो इसी चीज़ से दूर जाने के लिए जा रही हूँ। ऐसा तो कुछ डर थे जो हट गए। जैसे पहले मुझे ड्राइविंग से डर लगता था, जब तक घर में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी, मम्मी पापा सब मना करते थे नहीं करना। बट अब मैंने स्कूटी खुद खरीदा, खुद सीखा, कार खरीदा, खुद सीखा, ऐसे। बट जहाँ मेरी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, जैसे डॉक्टर होने की आइडेंटिटी, उस पर मैंने बहुत मेहनत करी, और वो मेहनत भी अब मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि प्रूव करने के लिए थी कि मैं छोटी नहीं हूँ। उस चीज़ को नकारने के लिए था कि मैं मस्ती से भी पढ़ सकती थी और उससे भी मेरे अच्छे नंबर आते थे, पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 ही लानी है। इस तरह से वो आइडेंटिटी अभी भी नहीं हट रही। वहाँ कैसे काम करूँ? आपकी हाइट कितनी है? अभी एग्जैक्टली नहीं ठीक पता। है ना? जितनी भी है वो तो है ना, वो तो है फैक्ट है, वो तो फैक्ट है। जी। तो उसमें अच्छा बुरा क्या है? अजय जी, ये बात मैं सोचती हूँ, बट वो टेम्पररी हटता है फिर। वो टेम्परेरी इसलिए लगता है क्योंकि आपका उस फैक्ट से बहुत लेना देना है। वो लेन देन कम करो ना। हाइट तो जितनी है उतनी है, चाहे 5 फीट हो, चाहे 4.5 फीट हो, चाहे 4 फीट हो, वो तो अब है उतनी भाई। एक आंकड़ा है उतना, तो उसका आप क्या करोगे? वो एक इररेलेवेंट आंकड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी इतनी हाइट है, बस हो गया। ये एक शरीर है, इससे संबंधित बहुत सारी संख्याएं होती हैं। आप डॉक्टर हैं, आप मुझसे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा संख्याएं बता देंगी शरीर से संबंधित। ठीक है, 1 लाख आंकड़े होते होंगे मेडिकल साइंस में शरीर से संबंधित, आपको पता है। तो हाइट इज वन ऑफ दोज फिगर्स, अनदर मेट्रिक। हो गया है, अब अपना काम करिए। आप जो काम कर रहे हो, अगर उसमें शरीर का कुछ महत्व होता तो मैं जरूर कहता कि भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये शरीर का मसला गंभीर है, गड़बड़ है।
आप बास्केटबॉल प्लेयर हो तो आप हाइट का करोगे क्या? भाई हाइट है, हाँ बिल्कुल है। कोई पूछे आपकी क्या हाइट है तो बता दीजिए इतनी है। ये भी बता दीजिए कि जो एवरेज हाइट होती है फीमेल की इंडिया में वो इतनी है, मेरी उससे इतने परसेंट कम है, विच इज फाइन, विच इज नॉट इवन फाइन, विच इज एक्चुअली इररेलेवेंट। है तो है, क्या करोगे और क्या करना है? कुछ करने की जरूरत क्या है? भाई आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, यहां आप एक गीता स्टूडेंट हैं, तो गीता पढ़ने के लिए लंबाई निकालोगे क्या? डॉक्टर हैं आप, तो आपको आपके काम में लंबाई से क्या होना है? ना आध्यात्मिक काम में लंबाई से कुछ होना है, ना आपके व्यावसायिक प्रोफेशनल काम में लंबाई से कुछ होना है। बास्केटबॉल प्लेयर आप हो नहीं, तो आप लंबाई का करोगे क्या? नहीं, जिनकी ज्यादा है लंबाई उनकी ज्यादा भी है, ठीक है। मैं उनसे भी यही कहूंगा कि आपकी हाइट इररिलेवेंट है। कोई 6 फीट की महिला भी आ सकती है, तो उससे भी यही, तुम्हारी 6 फीट है वो एक आंकड़ा है, अच्छी बात है, रखो उसको। हाँ उसको मैं जरूर कहूंगा जाओ बास्केटबॉल ट्राई कर लो। भाई इतनी अच्छी तुम्हारी हाइट है, 6 फीट की हो, जाओ बास्केटबॉल खेल लो, अच्छी बात है। भारत में बहुत जरूरत है, मेडल ही नहीं आते। रेलेवेंस नहीं है इस मुद्दे की। मैं इसको सप्रेस करने को नहीं कह रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप उस मुद्दे को वैसा देखें जैसा वो है। उसमें ना कोई झिझकने की बात है, ना शर्म की बात है, ना कमजोरी की बात है। सो जा, इतना इररिलेवेंट मुद्दा है, बोर होके सो गया। भाई आप अपने बारे में, आपकी बॉडी को लेकर के आपको एक फॉर्म दे दिया जाए, उसमें 50 चीजें आप भर सकते हो। हाइट इज जस्ट अनदर मेट्रिक, आप भर दोगे वहां पे, भर दी। अब क्या करोगे उसके बाद, क्या करना है? कुछ नहीं। फिर बोल रहा हूं, आप बास्केटबॉल प्लेयर होते तो हाइट का मुद्दा कुछ अर्थ रखता है, पर भीतरी तौर पर आप एक मनुष्य हो, आप एक बेचैनी हो, आप मुक्ति तलाश रहे हो, आप उपनिषद पढ़ रहे हो, आप लाओत्सु को पढ़ रहे हो, भीतरी तौर पर आप वो हो। अब बताओ लाओत्सु को पढ़ने के लिए क्या कद निकालना पड़ेगा? तो वहां पर भी हाइट इररिलेवेंट हो गई, अप्रासंगिक हो गई। प्रोफेशनल तौर पर आप एक डॉक्टर हो और आपका मरीज आपसे हाइट पूछने नहीं आता, इलाज पूछने आता है, तो वहां भी आपकी हाइट इररिलेवेंट है। यहां सबसे लंबा कौन है? खड़े हो जाओ, आप ही खड़े हो जाओ। ये हैं बड़े लंबे, ये नहीं बहुत लंबे नहीं है। और कौन है? वो रहा बढ़िया लंबा, वो देखो पीछे, ठीक है। अभी तुम्हें हार्ट अटैक पड़ा, वो उधर जाओगे कि क्या बढ़िया कद निकाला, या इनके पास आओगे आप? बताओ क्या आपकी हाइट की क्या रेलेवेंस है? हाँ ये रेलेवेंस जरूर है कि आप दिखनी चाहिए, नहीं तो बेचारा पेशेंट वो मारा जाएगा। तो उसके लिए मेडिकल साइंस ने पहले ही इंतजाम कर दिया है। डॉक्टर का कोट आप डाल लो, क्या लेके फिर रहे हो ये आप? क्या है? इररिलेवेंट क्वेश्चन है जिस पर आप शायद आज तक इसीलिए टिके हुए हो क्योंकि जहां आपको चले जाना चाहिए था, जहां आपकी केयर, कंसर्न, अटेंशन पहुंच जाने चाहिए थे, वहां आप नहीं पहुंचे। तो एक छोटी सी बात है, बचपन में किसी ने टाइनी बोल दिया, कुछ बोल दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया, वो अभी मौजूद है जिसकी कोई कोई प्रासंगिकता नहीं। और अगर है तो बात खतरे की है। खतरा बताऊं क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अभी शरीर से कुछ चीजें तलाश रहे हो और आपको लग रहा है कि शरीर अगर एक कद का होगा, कम कद का, तो वो चीजें मिलेंगी नहीं। शरीर इतना कुछ किसी को दे नहीं सकता है। शरीर स्वस्थ रहे इतना ही काफी है। शरीर में हम कुछ उटपटांग हरकत ना कर दें, शरीर मानसिक दुख का कारण ना बन जाए, इतना ही पर्याप्त होता है। कद निकालने के लिए नहीं होता शरीर। हाँ
तोंद ना निकले ये जरूरी है, वो ठीक है, ठीक है। इसका कोई समाधान नहीं है, बस इसकी इररिलेवेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, आप बस ये कह सकते हो आई हैव आउटग्रोन दिस प्रॉब्लम। आउटग्रोइंग का मतलब समझते हो? वो प्रॉब्लम अब मेरे लिए प्रॉब्लम रही नहीं, मैं आगे निकल गई। थी कोई छोटी सी बच्ची जिसको बुरा लगता था, किसी ने उसका नाम टाइनी रख दिया, थी कोई छोटी बच्ची थी, मैं उससे आगे निकल गई भाई, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी आपको अपने आप को वो मोटिवेट वगैरह करना हो तो गूगल सर्च या एआई सर्च कर लीजिए कि दुनिया में कितनी कम कद काठी की महिलाएं हुई हैं जिन्होंने कुछ उल्लेखनीय कर दिखाया है, तो आपको ऐसे 10-20 नाम मिल जाएंगे, तो आप खुश हो जाएंगी। अच्छी बात है। आपको आप इतना ही कह दीजिए कि महिलाएं जिनका कद 5 फीट या 5 फीट से कम था, जिन्होंने लेकिन जिंदगी में कुछ बढ़िया काम करके दिखाया, तो आपको ऐसे 20 नाम मिल जाएंगे। वो 20 नाम आप याद कर लीजिए तो थोड़ी देर के लिए सहारा हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सहारा भी पर्याप्त नहीं होगा। बात तो पर्याप्त तब होगी जब आपके लिए ये मुद्दा मुद्दा ही ना रहे, नॉन इश्यू बन जाए। नॉन इश्यू, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जिसके लिए होगा उसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। जिसके लिए है ये मुद्दा, ये उसकी परेशानी है। तुम्हें मेरा कद दिख रहा है तो इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। तुम परेशान रहो, तुम खूब सोचो कि ये लड़की है, इसका कद क्यों ऐसा है। तुम सोचो ना, मुझे भाई जिंदगी में करने के लिए दूसरे काम है। आई एम देयर, आई एम नॉट इवन प्रेजेंट टू दिस मैटर। आई हैव आउटग्रोन, आई हैव लेफ्ट, आई हैव प्रोसीडेड, आई हैव मूव्ड ऑन। मूव ऑन, आउटग्रो। शरीर तो शरीर है, हाँ स्वस्थ रखिए उसको, वो जरूरी है। बाह में ताकत रखिए। आप डॉक्टर हैं, आप तो जानती हैं जितनी भी चीजें होती हैं शरीर की, उनको चकाचक रखिए बिल्कुल। बाकी तो, और उनको इसलिए नहीं चकाचक रखना है कि कोई आकर्षित हो जाएगा या कुछ, कोई प्रभावित होकर के आपको भला बोल देगा। उनको बढ़िया इसलिए रखना है कि शरीर जब बढ़िया रहता है तो अहंकार को एक और कहानी फिर नहीं मिलती। नहीं तो वो जो भीतर बैठा है ना गपोड़ी, वो कहानियों की तलाश में रहता है, उसको एक कहानी और मिल जाती है। मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ बुरा हो गया, फिर मेरी बॉडी में ये हो गया, फिर ये रोग लग गया, फिर उसने ऐसा कह दिया, फिर मैंने ऐसा सोचा, फिर मैं डिप्रेस हो गई। शरीर का स्वस्थ रहना, तगड़ा रहना जरूरी है। इसलिए नहीं कि शरीर अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि आप अहंकार हो और आपने अपना नाता जोड़ा हुआ है। शरीर गड़बड़ हुआ तो आपको रोने के लिए एक कहानी और मिल जाएगी। आप वो अहंकार हो जिसने अपना नाता किससे जोड़ रखा है? अगर शरीर गड़बड़ हुआ तो आपको रोने के लिए एक कहानी और मिल जाएगी, और वही हमारा मनपसंद काम है। क्या? रोना, बहाने बनाना, रोना, विक्टिम प्ले करना। तो इसलिए शरीर बढ़िया रखो ताकि रोने के बहाने कम मिले, बाकी कुछ नहीं रखा है। थैंक यू आचार्य जी। इररेलेवेंट, क्या? इररिलेवेंट। इररेलेवेंट, ना अच्छा ना बुरा, ना प्रॉब्लम ना सॉल्यूशन, कुछ नहीं है इसमें। इररेलेवेंस है, अप्रासंगिकता, मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, मूव्ड ऑन। आई हैव लेफ्ट द प्रॉब्लम behind. Have I solved the problem? I don't bother to. The problem has not been solved. The problem has been left behind. मैं आगे निकल आई, प्रॉब्लम पीछे छूट गई। सॉल्व थोड़ी किया मैंने प्रॉब्लम को, पीछे छोड़ दिया। वो पड़ी हुई है वही प्रॉब्लम, अब वो मेरे लिए नहीं है ना, मैं तो आगे निकल आई। ठीक है।
कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम बन जाएगी और उसको पकड़ कर रखोगे। और कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस यही होता है कि तुम आगे निकल जाओ। तुम आगे निकल गए तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सिचुएशन है बस, वो एक स्थिति है, एक तथ्य है। जैसे ऊंचाई एक तथ्य होता है, कद, हाइट एक तथ्य है। हाइट इज अ फैक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। आप आगे निकल जाइए। आप कहिए दुनिया में करने के लिए और इतने काम हैं, मैं कौन हूं, मैं जानना चाहती हूँ, एक सही सार्थक सुंदर जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे वो सब देखना है। लीव इट बिहाइंड। आपको तो उस मुद्दे को इतना इररिलेवेंट बना लेना चाहिए कि आप खुद ही कई बार सेल्फ रेफरेंशियल जोक्स भी मार लें, जैसे कि किसी और की बात हो रही हो। क्योंकि मैं तो आगे निकल गई ना, मैं आगे निकल गई, मेरे लिए वो मुद्दा है ही नहीं। तो कभी मुझे लगा कि लोगों को हंसाना है, लोग बैठे हुए हैं उदास मायूस, अब मुझे लग रहा है रहते बेकार बैठे, इन्हें हंसाएं किसी तरीके से, तो हमने खुद ही अपनी ही हाइट पर एक जोक सुना दिया सबको, सब हंसने लगे, हमने कहा अच्छी बात, ठीक है। ये तो दूर की बात है कि किसी और ने हम पर जोक मार दिया तो हम हर्ट हो गए, हमें बुरा लगा। हम इतना आगे निकल गए हैं कि अब हम खुद ही अपनी हाइट पर जोक मार लेते हैं, सबको हंसा देते हैं, खुद भी हंस लेते हैं। हम इतना आगे निकल गए। द मैटर हैज बिकम इररेलेवेंट। आई एम समवेयर एल्स। मैं आसमान की हूं, मुझे बहुत आगे जाना है। ये कद वगैरह बहुत मिट्टी की बातें हैं, मिट्टी का शरीर, मिट्टी हो जाना है, मैं इसी में थोड़ी उलझी रहूंगी। अध्यात्म के नाम पर आपको बहुत बताया जाएगा कि अतीत को मत सोचो, भविष्य को मत कल्पो, लेकिन ये तो दोनों कर्म है ना। जब तक आप ठोस अहंकार हो, अतीत तो रहेगा, स्मृतियां रहेंगी, और भविष्य की चिंता, कल्पना, बेचैनी, ये भी रहेंगे। तो इसीलिए अतीत को दबाने से, उसका दमन से कोई लाभ नहीं है। मैं कह रहा हूं अतीत को जरूर सोचो, पर ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष होकर के। क्यों सोचो? क्योंकि ज्यादातर लोग बदलते नहीं हैं। आप आज क्या बने बैठे हो अहंकारिक तल पर, वो समझना है तो ये देखो कि आप कल क्या थे और परसों क्या थे और 10 साल पहले क्या थे, क्योंकि हो तो आप आज भी वही। बिरला होता है कोई जो सचमुच बदला हो। ज्यादातर लोग तो एक उम्र के बाद ठस हो जाते हैं, जम जाते हैं, और उस उम्र तक भी वो सिर्फ इसलिए बदलते हैं क्योंकि प्रकृति ही उनको बदल रही होती है। 5 साल का बच्चा और 15 साल का किशोर, ये एक नहीं होते, ये बदले होते हैं, ये मानसिक तौर पर बदले होते हैं। ये मानसिक तौर पर इसीलिए बदलते हैं क्योंकि प्रकृति 5 से 15 के बीच में इनका शरीर ही बदल देती है। अहंकार शरीर की पैदाइश है ना। जब प्रकृति आपका शरीर ही बदल देती है तेजी से, तो आप मानसिक तौर पर भी बदल जाते हो। लेकिन 15 के बाद वो प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, क्योंकि अब शरीर जैसा है, अब लंबे समय तक वैसा ही रहेगा। इसीलिए ज्यादातर लोग मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकली जैसे होते हैं 15 की उम्र में, आप उनको 35 में भी वैसा ही पाओगे, 55 में भी लगभग वैसा ही पाओगे। बाहर बाहर से बदलाव हो जाएंगे, भीतरी तौर पर उनका ढांचा जम जाता है। उस पर बाहर से रंग रोगन, पेंट, प्लास्टर, वो बदलता रहता है।
पीछे मुड़ना और देखना जरूरी है। क्या मैं आज भी वही नहीं कर रहा हूं? मैं 35 का हो गया जो मैं 15 की उम्र में कर रहा था। इसीलिए डायरी लिखना अपने आप में लाभप्रद बात है। अपने ही पुराने वक्तव्यों को पढ़ो, और पुराने वक्तव्य नहीं है उपलब्ध तो पुरानी तस्वीरें देख लो। जो आपकी पीढ़ी है उसके पास तो पुराने वीडियोस भी होंगे, क्योंकि आप जब तक बड़े हुए तब तक वीडियोबाजी आम हो चुकी थी। और वीडियो होंगे तो उसमें आप कुछ बोल भी रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। देखो अपने आप को, सुनो अपने आप को। विचित्र लगेगा कि तुम आज भी वही हो। 10 ही 15 साल पहले की बात है। एक साधारण सा उदाहरण है। दो क्रिकेटर हैं, आप सब जानते हो। मैदान पर एक वाकया हुआ था, जिसको थप्पड़ मार दिया था। तो कल किसी ने मुझे एक रील भेजी जिसमें कहा कि मुझे श्री संत की बेटी मिली छोटी सी, और उसने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगी, यू हर्ट माई डैड। टूट गया भीतर से। मतलब मैंने उस वक्त फिर से माफी मांगी, और उस घटना की मैं 200 बार माफी मांग चुका हूं। लेकिन क्या ठीक उस समय माफी मांगना संभव था जब ये घटना घटी? बाद में आसान हो जाता है, आप लड़ भिड़ लेते हो, अगले दिन जाकर के सॉरी और बोल आते हो, है ना? 5 साल पहले वाला बंदा आपके अनुसार गलत था, और आप हो आज भी वही जो आप 5 साल पहले थे, तो आप आज भी तो गलत ही हो ना। आप आज भी तो गलत ही होंगे। बात आ रही है समझ में? अतीत गरीबी का था तो भविष्य अमीरी का हो सकता है, पर वो अमीरी आकर्षित ही इसीलिए कर रही है क्योंकि अतीत का दुस्वप्न अभी शेष है। क्योंकि उस गरीबी की यादें आज भी तड़पा रही हैं, इसीलिए पैसे के पीछे भाग रहे हो। अगर भुला दिया होता उस गरीबी को तो आज पैसे के पीछे भी नहीं भाग रहे होते। तुम आज भी गरीब हो, और यही तुम्हारी अमीरी का कारण है। लो, अतीत ही भविष्य बन गया। गरीबी अमीरी बन गई, लेकिन गरीबी अमीरी के केंद्र में जो बैठा है वो वैसा ही रहा। वो गरीब का गरीब ही है। बल्कि वो बहुत गर्व के साथ सबको बताता है, अरे एक समय होता था जब हमारे पास चलने के लिए चप्पल भी नहीं होती थी। आज हमारा फुटवियर का अपना ब्रांड है। तुम्हारे पैरों में हो सकता है बहुत बड़े बेशकीमती जूते आ गए हों, तुम्हारी जेबें तुम्हारे ब्रांड से भर गई हों, लेकिन तुम्हारे दिल में आज भी पुराने छाले हैं। बिना जूते के चलते थे, छाले पैरों पर पड़ते थे, वो छाले तो मिट गए कब के, पर दिल पर आज भी पुरानी गरीबी के छाले हैं। और वही पुरानी गरीबी आज भी तुम्हें पैसे के पीछे भगा रही है। कुछ नहीं बदला, तुम आज भी गरीब हो। मुझे ना बचपन में किसी से प्यार नहीं मिला। फिर मेरी जिंदगी में रोहन आया। खासकर डैडी तो मुझे बिल्कुल प्यार करते ही नहीं थे। अब जब से रोहन आया है, उसने इतना प्यार दिया, उसने इतना प्यार दिया। तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुमने रोहन को डैडी बना लिया है। You know the kind of security I feel in his company.
तू अभी भी वही छोटी सी बच्ची है जिसको बाप का साया चाहिए। और रोहन अभी चलेगा नहीं बहुत दिन तक, वो बाप बनने नहीं आया था तेरे पास, माने दूसरे अर्थ में, तेरा बाप बनने। पर लगता है सब बदल गया। पहले कोई था नहीं, कोई मेल फिगर, कोई फादरली फिगर जो मेरी परवाह कर सके, जो मुझे सुरक्षा दे सके। अब देखो रोहन आ गया और रोहन मेरा कितना ख्याल रखता है। कुछ बदला थोड़ी है। तो आज भी वही असुरक्षित और डरी हुई छोटी सी बच्ची है। बात आ रही है समझ में? अहंकार के लिए सच पूछो तो वर्तमान जैसा कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वर्तमान तो तथ्य है और अहंकार एक कहानी है। कहानी हमेशा अतीत की होती है। कहानी हमेशा अतीत की होती है। जो कहानियों में जी रहा है वो तथ्यों से घबराएगा। सब कहानियां कहानियां ही तो हैं, कल्पनाएं। वर्तमान माने वो जो है वो तो कल्पनाओं को तोड़ देगा ना। तो वर्तमान इसीलिए घातक लगता है अहंकार को। अहंकार को कुछ पता नहीं होता सचमुच क्या है, क्योंकि जो सचमुच है अगर उससे संपर्क में आ गया अहंकार तो खंडित हो जाएगा। अहंकार को खुद को बचाना है, माने अपनी कहानियां बचानी है, माने अपनी कल्पनाएं बचानी है। जिसको कल्पनाएं बचानी है वो यथार्थ के संपर्क में आना कैसे गवारा करेगा? अहंकार कहानियों में जीता है, अहंकार अतीत में जीता है। छोड़ दो अतीत को, नहीं छोड़ सकते नहीं, तो मैं कह रहा हूं और निकट जाओ अतीत के, जाकर देखो उसको, फिर शायद छूट जाए। नारे लगाने से, आदर्श बनाने से काम कभी होता नहीं। ये बात नैतिकता की और उसूलों की नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि अतीत को छोड़ दो और आगे बढ़ो। बुरे बोलने से छोड़ दोगे क्या? हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, त्याग दो इनको। कैसे त्याग दोगे? त्याग सकते हो क्या? एक कमरे में बंद हो और मैं आपको उत्साह दिला रहा हूं, निकल जाओ निकल जाओ, तो निकल जाओगे क्या? नहीं, दीवारों के करीब जाना पड़ेगा, दीवारों को टटोलना पड़ेगा। क्या पता कोई झिर्री, कोई झरोखा, कोई दरवाजा, किसी तरह की कोई कुंडी, कोई मौका पकड़ में आ जाए। जो आपकी बेड़ी है उस पर जोर लगाने से काम नहीं चलेगा, उसको पास जाके देखना पड़ेगा इसकी संरचना कैसी है। जिसने तुम्हें पकड़ रखा है उसको भुलाने से काम नहीं चलता, उसको दबाने से काम नहीं चलता, उसके निकट जाना पड़ता है। अतीत के निकट जाओगे, संभावना है कि मुक्ति मिलेगी। अतीत को दबाओगे, भुलाओगे, वो और चढ़ेगा, चुपचाप और हावी हो जाएगा, पूरी जिंदगी बन जाएगा, भविष्य बन जाएगा। अपनी ही कहानियों का अवलोकन करना पड़ता है और मूल्यांकन करना पड़ता है। अपनी ही कहानियों को परखना पड़ता है। अतीत माने क्या है? कोई तथ्य तो है नहीं, मौजूद तो है नहीं। कहाँ होता है अतीत? खोपड़े में ही होता है, स्मृति मात्र है अतीत। जो कहानी बना रखी है उसको परखो तो कितनी खरी है, और पूछो कि कहानी में मैंने यही सब तत्व क्यों याद रखे हुए हैं। पहला, तथ्य कितना है, और दूसरा, यही तत्व क्यों याद है। जो याद है, पहली बात तो तथ्यात्मक है भी कि नहीं, और दूसरी बात जो याद है वही क्यों याद है, और कुछ क्यों नहीं याद है, बाकी क्यों भुलाया, इतना ही क्यों याद रखा। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है
जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।